नाम आमिर है, डॉक्टर आमिर रज़ा नकवी, और मैं आइस्को में एज डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे आइस्को के अंदर और बहुत सारी वर्क प्लेसेस में बहुत सारे हादसात होते हैं ड्यूरिंग वर्किंग। तो उनको कम करने के लिए और उनकी अवेयरनेस देने के लिए मैंने हबीब साहब के साथ, हबीब साहब बड़े अच्छे कोलीग हैं, हमारे यूईटी में प्रोफेसर हैं, इन्होंने पीएचडी की है चाइना से, तो इनके साथ आई थॉट कि एक जॉइंट सेशन रखा जाए और इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी से लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया जाए, एक प्रेजेंटेशन दी जाए ताकि सेफ्टी के मुतालिक अवेयरनेस पैदा हो लोगों के जहनों में। हम आगे चलें हबीब साहब? जी सर, जी बिल्कुल सर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, बेसिकली हम पावर सिस्टम को 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उसमें जनरेशन है, जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और लोड है। ये बेसिकली 4 हिस्से हैं, 4 सेगमेंट्स हैं इन विच वी कैन डिवाइड आवर पावर सिस्टम। उसमें देखा गया कि सबसे ज्यादा जो हादसात की शरह है या जो फ्रीक्वेंसी है हादसात की, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेंथ में भी ज्यादा है और उसमें मसाइल बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि कस्टमर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और जो उसकी कंडीशन है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वो भी इतनी अच्छी नहीं है, लेंथी है, एसओपीज उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर वायलेटेड हैं, ओवरलोडेड है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट टाइमली नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल और कंप्लेंट्स, फॉल्ट्स, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और हमारा स्टाफ डे एंड नाइट ऑलमोस्ट उन प्रॉब्लम्स को अटेंड करने के लिए एक्टिव होता है। तो ये वो सेगमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर फॉल्ट्स के चांसेस ज्यादा हैं, हादसात के चांसेस बेसिकली ज्यादा हैं। फॉल्ट्स हैं तो फॉल्ट्स के साथ हादसात के चांसेस ज्यादा हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। आप अगर इस स्लाइड पे देखें तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कि 11 केवी है, और 415 वोल्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं जिसे हम, और इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में। अगर आपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कोई कोर्सेज पढ़े हो तो सेकेंडरी या एलटी को हम डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। दीज आर द टू नेटवर्क्स जो कि डायरेक्टली कस्टमर के साथ जुड़े हुए हैं, कस्टमर को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और कस्टमर केयर और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ ये लिंक्ड हैं दोनों। आगे चलिएगा हबीब साहब। जी नेक्स्ट सर। ये हेलो जी जी सर, आवाज आ रही है? ये मैं नेक्स्ट हबीब स्लाइड पे। साहब। जी जी सर, आवाज आ रही मेरी? जी जी सर, आवाज आ रही? हेलो हेलो हेलो। जी जी सर, आवाज आ रही? मुझे आ रही है आवाज? हेलो हेलो जी जी सर, आवाज आ रही है मुझे आपकी? जी जी सर। जी जी सर, आवाज आ स्लाइड पे हूँ। जी 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 सर, आवाज आ रही मेरी अब? हेलो। जी जी। अच्छा, जी जी ये यहाँ पे पावर सिस्टम हमारा दिखाया गया, इसमें आप देखें कि जनरेशन है, जनरेशन के बाद जनरेशन जाहिर बात है लो वोल्टेज के ऊपर होती है, तकरीबन 11 केवी या 13.8 केवी के ऊपर जनरेशन है। देन वी स्टेप दैट वोल्टेज अप और उसको हम स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर लेके जाते हैं। ट्रांसमिशन नेटवर्क हमारा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक
प्राइमरी ट्रांसमिशन नेटवर्क है जो कि 500 और 220 केवी के ऊपर मुश्तमिल है। दूसरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन नेटवर्क है जो कि 132 केवी के ऊपर है। जो 220 और 500 है वो एनटीडीसी के पास है बेसिकली, और जो 132 केवी नेटवर्क है वो डिस्कोज की ज्यूरिसडिक्शन में लाया करता है। 132 से आगे हमारे पास स्टेप डाउन करके 11 केवी है और 415 वोल्ट्स है, जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और देन लोड है हमारे पास। लोड में जारी बात है 4 तरह के लोड्स हैं मेनली, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चरल। ये 4 तरह के लोड्स हैं बेसिकली। आगे चलें हबीब साहब जी। अच्छा, अब हमें जारी बात है कस्टमर सेटिस्फेक्शन देनी है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन अनफॉर्चुनेटली ये बात अगर वापडा करे तो लोग मुस्कुराते हैं और हंसते हैं कि ये किस तरह की कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं। और क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन डायरेक्टली रिलेटेड है प्राइस के साथ और कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई के साथ, और प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। वो एक अलग टॉपिक है, कभी हम उस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। दूसरा है कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई। कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, और उसमें भी मसाइल हैं। स्टाफ कम है, स्टाफ की ट्रेनिंग के इश्यूज हैं, मटेरियल की अवेलेबिलिटी के इश्यूज हैं। इसके साथ साथ नेटवर्क का साइज बहुत ज़्यादा है, नेटवर्क की जो क्वालिटी है वो नहीं रही। जो एक फीडर आज से 20 साल पहले बना था, जरी बात है उसके अंदर उस वक्त लोड जो है वो 100 एम्पेयर था, लेकिन अब लोड जो है उसके ऊपर 300 एम्पेयर है। उसकी हालत वो नहीं है, खस्ता हो गया, ओवरलोडेड है, एजेड है। तो इन वजूहात से जो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई है वो नहीं है जो होनी चाहिए। बहरहाल अब जब हमारी कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई डिसरप्ट होती है और एक कस्टमर मुतासिर होता है, तो हमें काम करना है और सिस्टम को वापस लेके आना है। सिस्टम हैज टू बी रेस्टोर्ड बैक। अब उसकी रेस्टोरेशन में हमारा लाइनमैन, फोरमैन, ये लोग काम करते हैं। तो उनको सेफ्टी के जो इश्यूज वहां पे पेश आते हैं वो क्या हैं। अब सेफ्टी को यहाँ पे हमने डिफाइन करवाया है। सेफ्टी क्या चीज है? हेलो जी आवाज आ रही सर। अच्छा, सेफ्टी के इश्यूज के, सेफ्टी है क्या चीज के? ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स दैट टेक्निकल मींस टू प्रिवेंट हार्मफुल एंड डेंजरस इफेक्ट्स ऑन वर्कर्स। यानी वर्कर्स के ऊपर जो हार्मफुल और डेंजरस इफेक्ट्स हैं उनको मिटिगेट करना, उनको एलिमिनेट करना। ये तो चलें सेफ्टी के अंदर आ गया। और ये बेसिकली यही सेफ्टी है आपकी कि ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स एंड टेक्निकल मींस टू प्रिवेंट हार्मफुल एंड डेंजरस इफेक्ट्स ऑन वर्कर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट, आर्किंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी उस वर्किंग एरिया के अंदर कस्टमर के उस वर्कर के, लाइनमैन के मुतासिर होने के जितने भी चांसेस हैं, मसलन वो गिर सकता है, इलेक्ट्रोक्यूट हो सकता है, या उसे कोई चीज इंपैक्ट कर सकती है गिर के, कोई ऊपर से कोई चीज इंपैक्ट कर सकती है गिर के। तो इन खतरात से उसको महफूज रखना ये सेफ्टी है बेसिकली। अब उसमें उसने जारी बात है स्ट्रैटेजी भी बनानी है कि मैंने पहले जारी बात है उसने खतरे को देखना है, आइडेंटिफाई करना है। ये स्टेप्स हैं सेफ्टी के जो आगे हम जाके जिनको एलेबोरेट करेंगे। अब ये जो खतरात हैं, सिंपल इसकी डेफिनेशन ये हुई कि इन खतरात से हिफाजत को हम सेफ्टी कहते हैं। अब वो खतरात भी आगे और उनसे हिफाजत की डिटेल्स हम आगे देखते हैं। दूसरी चीज है हैजर्ड। सर पीछे जरा स्लाइड पे जाइएगा। हैजर्ड उस खतरे को कहते हैं जो कि उस वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर होता है। मसलन फॉलिंग हैजर्ड है कि लाइनमैन अगर हाइट के ऊपर काम कर रहा है, और जहरी बात है हमारे जो स्टाफ है उसने हाइट के ऊपर ही काम करना है पोल्स पे,
36 फीट, 45 फीट, 58 फीट पोल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में है। इसी तरह से 80, 90, 100 फीट के जो टावर्स हैं वो ट्रांसमिशन लाइंस पे हैं। तो उस हाइट के ऊपर काम करना है। तो देयर आर चांसेस कि लाइनमैन मे स्लिप फ्रॉम दैट हाइट, उस हाइट से वो गिरे, अल्लाह ना करे। तो एक फॉलिंग हैजर्ड मौजूद है। दूसरा, इलेक्ट्रोक्यूशन का हैजर्ड मौजूद है कि अगर उसने दोनों साइड्स से, वर्किंग एरिया की दोनों साइड्स से इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं दी और अर्थिंग नहीं की, तो देयर आर चांसेस कि वो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाए, अल्लाह ना करे कि वो इलेक्ट्रोक्यूट हो। और तीसरा, मैकेनिकल हैजर्ड है कि कोई चीज उसे गिर के लग जाए। मसलन मैं एज लाइनमैन से कि काम कर रहा हूँ जमीन पे, और टावर पे मेरा कोई दोस्त, कोई लाइनमैन कोलीग काम कर रहा है और उसके हाथ से कोई चीज गिर के मेरे सर पे या जिस्म पे लग जाए, दिस इज मैकेनिकल हैजर्ड। अब ये वो मेनली वर्किंग एटमॉस्फेयर के अंदर या वर्किंग जोन के अंदर हैजर्ड्स हैं, और इन हैजर्ड्स से हमें लाइनमैन को हिफाजत देनी है, उसे सेफ करना है। फॉलिंग हैजर्ड से बचाने का मेनली तरीका ये है कि आप किसी गलत पोस्चर के ऊपर काम ना करें। हमारा लाइनमैन जब पोल या कंडक्टर के ऊपर जाके काम करता है तो उसे अपने पोस्चर का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, उसे ऐसी किट, ऐसे यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, ऐसे बूट पहनने चाहिए जो कि स्लिप ना करें और उसे वहां पे इजीली उस हाइट के ऊपर सस्टेन करने में हेल्प करें। अगर उसने गलत बूट या गलत ड्रेस पहना हुआ है तो दैट विल बी क्वाइट डेंजरस फॉर हिम, और वो उसके गिरने की वजह बन सकता है। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड में हम दोनों साइड्स को आइसोलेट करके, थोड़ा सा मैं इन तीनों को इलेबोरेट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड में दोनों साइड्स को आइसोलेट करना जरूरी है कि कोई करंट वेव आके उस लाइनमैन को मुतासिर ना करे, और आइसोलेशन दोनों साइड्स पे, अगर ब्रेकर्स हैं तो आइसोलेट किया जाए लाइन को, फिर दोनों साइड्स पे अर्थिंग की जाए। अर्थिंग के लिए जो हम चीज यूज करते हैं उसे पीटीजी कहा जाता है, पोर्टेबल टेम्परेरी ग्राउंडिंग। तो पीटीजी लगाया जाता है और कॉपर की जो चेन्स हैं वो यूज की जाती हैं और उनको ग्राउंड किया जाता है कि इफ देयर इज एनी सर्ज ऑफ करंट तो वो ग्राउंड हो जाए और लाइनमैन हमारा या वर्कर बच जाए। तीसरा, मैकेनिकल हैजर्ड है। मैकेनिकल हैजर्ड से बचने के लिए आपने वर्किंग एरिया में ब्लंटली नहीं घूमना, बिकॉज देयर कुड बी थिंग्स जो कि ऊपर वर्किंग लाइनमैन के हाथों से गिर के नीचे किसी भी ऑफिसर या स्टाफ मेंबर को वो मुतासिर कर सकती है, लग सकती है। हबीब साहब अगली स्लाइड पे जाइएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है और ह्यूमन सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली यहाँ पे लफ्ज मैंने ह्यूमन सेफ्टी लिखा है और ये ब्रॉड टर्म हो जाती है, यानी दो तरह की सेफ्टी है। एक तो ये है कि हमें अपने वर्कर की सेफ्टी करनी है और उसकी जान को बचाना है, और दूसरा जो आम पब्लिक है उनको भी सेफ करना है। आम पब्लिक से मुराद ये है कि साइट के ऊपर ऐसे हैजर्ड्स ना हों जिनकी जद में आके, मसलन फॉर एग्जांपल अगर किसी की घर के करीब से कोई इलेक्ट्रिसिटी की वायर गुजर रही है 11 केवी की या 415 की या 132 केवी की, और वो लाइन टूट के घर पे गिरे अगर ऊपर से गुजर रही है, या कोई बच्चा या कोई बड़ी एज का शख्स उसकी रेंज में आ जाए और वो इलेक्ट्रोक्यूट हो जाए, ये हैजर्ड्स हैं। तो इनको एलिमिनेट करना भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जिम्मेदारी है। तो सेफ्टी में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जिम्मेदारी डुअल हो गई। एक ये कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और यूटिलिटी हैज टू सेव इट्स ओन वर्कर्स। सेकेंडली, इट हैज टू इन्वेस्ट टू रिमूव हैजर्ड्स। इसने इन्वेस्ट करना है हैजर्ड्स को रिमूव करने के लिए, ताकि आम पब्लिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस की जद में ना आए और वो डैमेज ना हो। अच्छा, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क हमें न सिर्फ कंफर्ट इसकी हमारी कंफर्ट इसके ऊपर डिपेंडेंट है, बल्कि जितनी भी वैल्यू एडिशन सेक्टर है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है पूरी दुनिया के अंदर, वो सारे का सारा एनर्जी सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है।
मिसाल अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपनी कस्टमर को देखें तो उसमें 80% रेजिडेंशियल कस्टमर है और इंडस्ट्रियल कस्टमर या वैल्यू एडिशन कस्टमर बहुत थोड़ा है। इसकी वजह यह है कि हमने पिछले 35 से 40 इयर्स में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री को हमने सपोर्ट नहीं किया और सारी इन्वेस्टमेंट और सारा पैसा उठा के हमने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर डाला और हमने बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियां तो बना ली, लेकिन हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो मुतासिर हुई। हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए, जिसकी वजह से आज जो हम फाइनेंशियल क्राइसिस देख रहे हैं वो है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंडिया को देखें या बांग्लादेश को देखें तो इंडिया एंड बांग्लादेश सिंस 91 के अंदर इंडिया की वही हालत थी जो आज हमारी है, एट द वर्ज ऑफ बैंक करप्टसी। एंड देन दे टुक रिफॉर्म्स, उन्होंने रिफॉर्म्स की, डैम्स बनाए, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी टैप की। आज 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंडिया कोल से जनरेट हो रही है, कोल और हाइडल से। 270 लाख 2,70,000 सॉरी 2,70,000 उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिसमें से 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाइडल और कोल के ऊपर है और 33,000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे आर टैपिंग फ्रॉम विंड। तो वहां पे जो पर यूनिट प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी की वो बहुत थोड़ी है, जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 25 to 30 ईयर्स में हाई स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अट्रैक्ट किया और इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंसी से निकल के एक्सपोर्ट पे आया और आज इंडिया की इकोनॉमी हमसे कई गुना ज्यादा अच्छी है। दे हैव ऑलमोस्ट क्रॉस्ड यूके नाउ एंड दे आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो अगर हम अपनी गुर्बत को बड़े सीधे से अल्फाज में मैं कहूं और अपनी पॉवर्टी एलिविएशन करनी है तो हमें सस्ती और डिपेंडेबल रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आना पड़ेगा। और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमें जहां पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन है कि प्राइस एंड रिलायबिलिटी अच्छी हो, वहीं पे साथ ही हमें ह्यूमन सेफ्टी का ख्याल भी करना पड़ेगा कि लोग भी, आम अवाम भी सेफ रहे और हमारा वर्कर भी सेफ रहे। आगे चलें। अच्छा, अब नेपरा ने सेफ्टी, अच्छा ये जो प्रेजेंटेशन है ये जो पब्लिक है उसकी सेफ्टी के ऊपर फोकस नहीं कर रही, इट इज ओनली फोकसिंग ऑन दी वर्कर सेफ्टी। पब्लिक सेफ्टी का जो एंगल है, जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके ऊपर फिर बोला जा सकता है। ये प्योरली दिस प्रेजेंटेशन फोकसेस ऑन दी वर्कर्स वर्किंग इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उनकी सेफ्टी के ऊपर है। अच्छा, अब नेपरा ने हमारे वर्कर्स की सेफ्टी के लिए भी, नेपरा यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि रेगुलेटर है, जारी बात है जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है ये एक ओपन मार्केट नहीं है। वैसे दुनिया ओपन मार्केट की तरफ भी जा रही है, लेकिन ज्यादातर दुनिया में ये रेगुलेटेड मार्केट है और एक रेगुलेटर बैठा होता है जो कि सारी रेगुलेशंस, कवानीन और रास्ते तय करता है जिनके ऊपर चल के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, जिनके ऊपर फंक्शन करके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एनर्जी देनी होती है। वो रेगुलेटर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के फ्राइज और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के हुकूक हैं वो भी तय करता है। इसी तरह वो कस्टमर के राइट्स एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी तय करता है और हमारे यहाँ पे उस रेगुलेटर को नेपरा कहा जाता है। अब नेपरा ने ह्यूमन सेफ्टी के ऊपर अपनी रेगुलेशंस दी और नेपरा सेज के एट एनी कॉस्ट वर्कर भी सेफ रहे और ऐसी सेफ्टी पॉलिसी और ऐसा सेफ्टी कोड अपनाया जाए कि वर्कर्स एंड पब्लिक दोनों सेफ रहें। उस कोड की डिटेल्स हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, पिछले, मैं यहाँ पे एक चीज कोट कर दूं कि पिछले कोई एक साल में हमारे 10 लोग जो हैं वो 10 लाइनमैन फौत हुए हैं ड्यूरिंग वर्क और नेपरा ने आइस्को को अनफॉर्चुनेट। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ कट गई सर।
सर आवाज नहीं जी आ सर। रही। जी मैं वही आवाज नहीं आ रही उनकी। सर आवाज नहीं आ रही है। जी जी सर आवाज आपकी कट गई है। जी डिस्कनेक्ट हो गए। जी दोबारा सर ज्वाइन कर लें। जी सर आवाज नहीं आ रही सर, डिस्कनेक्ट हो गया। जी थोड़ा वेट करें, अभी इन हो रहे हैं, उनका कोई इशू है, वो अभी जैसे ज्वाइन कर रहे हैं अभी। ओके सर। उतनी देर तक सर आप ही बताते रहे। तो नहीं सारी बताएंगे यार, वो बेहतर है। बस आप जितना पढ़ा है उसको जरा क्वेश्चन कुछ बना लें, अगर है तो सर से ही पूछिएगा इंशाल्लाह। सर मोर एक्सपीरियंस पर्सन एंड आई थिंक सो ही विल पर्सनली गाइड इंशाल्लाह। जी अनीस कोई क्वेश्चन है आपका? सर वो मगरिब की टाइम हो रहा था ना, इसलिए सर वो
हाँ बस अभी इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह जी, जैसे ही आ जाए ज्वाइन कर ले, उनका थोड़ा सा शायद इशू है, तो एंड अप करेंगे इंशाल्लाह। सर डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स की हाइट क्या बताई थी सर ने? ये किसी को याद है? मुझे तो अभी वीडियो वैसे रिकॉर्ड हो रही है, उसको देख लेंगे, किसी को याद है तो बता दें। 58 किलोमीटर 46 58 फीट 46 फीट और 48 फीट 90 और 100 भी बताई थी। वो ट्रांसमिशन की थी। वो ट्रांसमिशन किया। और किसी का क्वेश्चन आई है तो थिंक पूछ ले, और बीच में आई थिंक म्यूचुअल शायद शेयरिंग कर लेना। 30-40 होगी, 30-40 फीट। डिस्ट्रीब्यूशन की 36, 48 और 55 थी, और ट्रांसमिशन की 80, 90 और 105 थी। ये फीट्स में बताएंगे। सर वो नेप्रा का सर ने वो क्या बताया था, किस चीज का एक्रोनिम है ये नेप्रा? यस सर, ये न्याजी ने सही बताया सर। बताएं जी, ये क्वेश्चन आप ही बताएं, नेपरा का कोई और बताएं ना आप। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर क्या था वो? रेगुलेटरी अथॉरिटी। सर रेगुलेटरी अथॉरिटी मेरे ख्याल से। इसका यही बताया था सर ने कि रेगुलेटर है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस डिवाइस करता है कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज दोनों के लिए। और अभी काफ़ी सारी कंट्रीज ओपन मार्केट की तरफ जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी भी रेगुलेटर के थ्रू रेगुलेट कर रहा है सब कुछ। हबीब साहब, वेरी सॉरी, आई हैड एन इंटरनेट इशू, तो वो ठीक हो गया, तो आगे चलें काइंडली। जी बिल्कुल सर। स्क्रीन नजर आ रही सर आपको? जी जी, स्क्रीन विजिबल है जी। जी जी सर, कंटिन्यू करें सर। इससे अगली स्लाइड पे चले जाएं। जी सर। अच्छा, अब ये है कि हमें उस एटमॉस्फेयर को सेव करना है जी। तो उसकी सेफ्टी के अंदर फिर एक कंक्लूजन अगर हम देखें, तो एक तो ये कि अगर वर्कर अनसेफ होगा तो उसके दो नुकसानात हैं। एक ये कि कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स मुतासर होगा। जाहिर अच्छा बात सर, है, अगर एक मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने जब बताया ना कि 10 लाइनमैन या 8 वो फौत हुए थे, उसके बाद आपकी इंटरप्ट हो गई थी। वो थोड़ी सी अगर कंटिन्यू करके वो भी कंप्लीट कर दे तो वो भी जी इंटरेस्टिंग थी। उसमें ये हुआ है कि हमने सेफ्टी की अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए देन हमने ट्रेनिंग्स का आगाज किया। हमने उसमें बड़ा अच्छा TNP हमारी मैनेजमेंट ने परचेज किया, और सेफ्टी के ऊपर हमारा फोकस है ताकि हमारे जो ह्यूमन डैमेजेस हैं वो कम हो सकें। और इंशाल्लाह जो ये कोशिशें हैं जिसमें ट्रेनिंग्स हैं, TNP का यूज़ है, सेफ्टी का कल्चर लोगों के जहनों में इनकलकेट करना, वर्कर्स के जहनों में, कि वो जब भी लाइन के करीब जाएं, वर्किंग के लिए जाएं, तो फॉर दैट पर्पस वो TNP को यूज़ करें। तो ये चीज़ें ज़्यादा स्पीडी हो गई हैं, और इंशाल्लाह वी आर होपफुल दैट वी विल गेट बेटर रिजल्ट्स, और हमारा जो ह्यूमन डैमेजेस या ह्यूमन लॉस का परसेंटेज है वो लो होगा इंशाल्लाह। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, इस वक्त हमारे पास 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं पूरे मुल्क में। आइस्को के अंदर जब एक हल्की सी खराश भी किसी को आती है तो वो रिपोर्ट होती है, वेयर एज बाकी जगहों पे फार फ्लैज्ड एरियाज के अंदर रिपोर्टिंग के इश्यूज भी हैं। तो बहरहाल एनी हाउ वी आर वर्किंग, ट्रेनिंग, प्रॉपर TNP, और लाइन मैनों की, वर्कर्स की जो वेलफेयर है, तो उसकी वजह से वी होप कि वी विल इंशाल्लाह रिड्यूस और कर्टेल दिस डैमेज। अच्छा, अब अगर एक वर्कर डैमेज होता है तो उसमें दो तरह के नुकसानात हैं। एक तो ये कि वर्कर का पर्सनल लॉस है, जाहिर बात है कि वो फेटल या नॉन फेटल एक्सीडेंट में जाता है तो वो तो गया, लेकिन उसकी फैमिली सफर करेगी। दूसरा, कंपनी का एक ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स लॉस है कि कंपनी जो है वो अपना एक ट्रेंड वर्कर या ऑफिसर लूज कर देती है। तो इट्स अ टू प्रोंग लॉस, एक टू वे लॉस है। इसमें सिर्फ कंपनी लॉस ही नहीं है, या सिर्फ वो वर्कर लॉस में नहीं जाता, बल्कि दोनों लॉस में जाते हैं। सो कंपनी को भी अपना रोल प्ले करना है, यूटिलिटी कंपनी को, बाय प्रोवाइडिंग गुड ट्रेनिंग
एंड टीएनपी और लाइनमैनों को भी उस ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस और टीएनपी को यूज करके अपने आप को सेव करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। इसी चीज को यहाँ पे मैंने सम अप किया है कि वर्कर्स का पर्सनल लॉस भी है और कंपनी का एचआर लॉस भी है, ह्यूमन रिसोर्स का लॉस भी है। आगे चलिएगा। अब नेप्रा ने एक सेफ्टी कोड दिया हुआ है हमें। सेफ्टी कोड बेसिकली एक ऐसी रेगुलेशन है, एक ऐसा रूल है, एक ऐसा लॉ है जो इंश्योर करता है कि लाइसेंसी इस केस में हमारे पास आइस्को है, लाइसेंसी के नेटवर्क जो है वो प्लान्ड, डेवलप्ड, ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड हो ऐसे एफिशिएंट और सेफ वे से कि वहां पे किसी किस्म का कोई हैजर्ड ना हो, किसी किस्म की कोई खतरे वाली बात ना हो, ताकि लाइनमैन सेफ रहें। दूसरा ये कि लाइसेंसी हेल्दी एंड सेफ कल्चर ऑफ वर्किंग को प्रमोट करे, और वो प्रमोट तभी हो सकता है जब ट्रेनिंग्स दी जाएं, जब टीएनपी अच्छा दिया जाए। आगे चलिएगा जी। इससे भी आगे चले जाएं। अच्छा, अब एक नेप्रा ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेवल के ऊपर एक कमेटी बनाई है जिसे हम सेफ्टी मैनेजमेंट टीम कहते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट टीम जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेवल के ऊपर है, और अब तो एक सेफ्टी डायरेक्टरेट पूरा बन चुका हुआ है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं कि ये सेफ्टी मैनुअल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कि जरी बात है उसमें ऐसे गाइडलाइंस हैं जो कि लाइनमैनों को या वर्कर्स को सेफ रखने के लिए जरूरी हैं। दूसरा प्रिवेंटिव एक्शंस हैं कि हम किस तरह से प्रिवेंट करें उस जो इनसिक्योरिटी टू द वर्कर्स है। तीसरा जो है वो अब मैनुअल बन तो गया है, लेकिन उस मैनुअल को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मैनुअल बड़ा जरूरी है। चौथा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर कंप्लायंस ऑफ सेफ्टी, और पांचवा है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड ऑनवर्ड सबमिशन टू नेप्रा। हमारा हर साल जो रिकॉर्ड है वो नेप्रा को सबमिट होता है कि जी हमारे पास हमने सेफ्टी के ऊपर ये मेजर्स लिए, ये हमारा फेटेलिटी रेट है, और उसके ऊपर हमने ये इन्वेस्टिगेशन की। ये सारी चीजें जो हैं वो नेप्रा को जाती हैं। अच्छा, सेफ्टी का ऑडिट करना। अच्छा, और नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस, कि अगर कोई हमारे फील्ड के अंदर कोई वर्कर या ऑफिसर कोई नॉन कंप्लायंस करता है तो वो भी रिपोर्ट होती है। ये जो सेफ्टी मैनेजमेंट टीम है, इट इज हेडेड बाय सीईओ ऑफ द कंपनी, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेवल के ऊपर जो है वो मौजूद है। आगे चलिएगा जी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें अगर, तो मैंने कुछ अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्ट्स जो हैं उनको मेंशन किया हुआ है कि अनसेफ कंडीशंस या जो अनसेफ हालात हैं जिनके अंदर लाइनमैन काम करते हैं, ही मे सफर फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ फेटेलिटी और नॉन फेटेलिटी। उसमें ये है कि इम्प्रॉपर गार्डिंग है, यानी अगर वो अपने आप को गार्ड सही नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल वो ग्लव्स नहीं लेता, हेलमेट नहीं लेता, या शूज जो है प्रॉपर नहीं लेता जो कि हमारे प्रोवाइडेड हैं, और बेल्ट नहीं लेता। बेल्ट जो है वो ज़ाहिर बात है हाइट से के ऊपर सस्टेन करने के लिए और वहां पे काम करने के लिए जरूरी है। डिफेक्टिव मटेरियल या टीएनपी इक्विपमेंट यूज करता है, या इनसफिशिएंट लाइटिंग है, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन है। आप देखें कि इंडस्ट्री के अंदर या ऐसी जगह जहां पे हार्मफुल गैसेस जनरेट होती हैं, वहां पे इम्प्रॉपर वेंटिलेशन बंदे को मार भी सकती है, तो वहां पे इम्प्रॉपर वेंटिलेशन यकीनन नहीं होनी चाहिए। हमारे ग्रिड्स में, बैटरी रूम्स के अंदर जो फ्यूम्स हैं इसके सल्फ्यूरिक एसिड के, वो जनरेट होते हैं, और उनको बाहर वेंटिलेट करने के लिए, ड्रेन करने के लिए, निकालने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, और अगर वो ना हो तो यकीनन दैट कैन बी हार्मफुल।
अगर वो फेटल वे में हार्मफुल नहीं है तो नॉन फेटल वे में यकीनन हार्मफुल होगी। अनसेफ क्लोथिंग नहीं होनी चाहिए, लाइनमैन अपनी प्रॉपर किट के अंदर होना चाहिए। अनसेफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क, अच्छा अगर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क नहीं ठीक तो यकीनन वो नेटवर्क ज्यादा फॉल्टी होगा। अगर वो फॉल्टी होगा तो उसका हमारे जारी बात है उसमें नंबर ऑफ फॉल्ट्स ज्यादा आएंगे, और अगर नंबर ऑफ फॉल्ट्स ज्यादा होंगे स्टाफ हैजर्ड की तरफ ज्यादा एक्सपोज होगा और स्टाफ के अल्लाह ना करे खतरे में जाने या किसी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, इसमें एक जो दो चीजें नीचे रेड की हुई हैं, एक लाइनमैन की हेल्थ है और आखिरी है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा जो आखिरी इशू है मैं उसको पहले आपको इलेबोरेट कर रहा हूं कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बहुत बड़ा इशू है। हम देखते हैं एक ट्रांसफार्मर जल जाता है गर्मियों के अंदर, या फीडर फॉल्टी हो जाता है, दो दो दिन बिजली नहीं आती, कस्टमर जो है वो परेशान रहता है गर्मी की वजह से, और बहुत सारे इश्यूज हैं कंफर्ट के। उसकी एक बहुत बड़ी वजह शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है कि जहां पे एक 200 लाइनमैन होने चाहिए वहां पे सिर्फ 10 लाइनमैन बैठे हुए हैं, और उन 10 लाइनमैनों में से 3 या 4 लाइनमैन बीमार हैं बेचारे, उनको शुगर और डायबिटीज हैं, हार्ट के इश्यूज हैं, वो ओवरवेट हैं, और हम 65 या 70 हजार कस्टमर्स की सब डिवीजन 6 या 8 लाइनमैनों के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। तो दिस इज अ ह्यूज इशू। और आप देखें कि जैसे ये बारिशों का सीजन चलता रहा तो कैस्केडेड ट्रिपिंग्स होती हैं, यानी 6 फीडर्स एक सब डिवीजन के बंद हो जाते हैं। तो 6 लाइनमैन 20-30 किलोमीटर लेंथी 5 या 6 फीडर्स को एक ही साथ किस तरह पेट्रोल करें। तो वो फिर ये होता है कि पहले वो एक को फंक्शनल करते हैं, फिर दूसरे को, तीसरे को, और जिसकी छठे नंबर पे बारी आती है उस पे 10 या 12 घंटे भी गुजर चुके होते हैं। तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, फॉल्ट्स बहुत ज्यादा है, सिस्टम की मेंटेनेंस की और इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके हिसाब से स्टाफ नहीं है। और क्यों नहीं है? इसलिए कि स्टाफ की इंडक्शन प्रॉपर जो है उसके ऊपर पाबंदी है मिनिस्ट्री की तरफ से, और ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। दूसरा हेल्थ है, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। हमारा जो सेफ्टी डायरेक्टरेट है, जो टीम मैंने ऊपर आपको पहली इससे पहले वाली स्लाइड पे मेंशन किया, उसमें हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम या हेल्थ मॉनिटरिंग सेल एक होना चाहिए जो लाइनमैन की हेल्थ को मॉनिटर करे, कि एक वो आदमी जो कि 58, 45, 36 या 120 फीट की हाइट के ऊपर काम करता है, उसकी हेल्थ क्या है, कहीं वो हार्ट का पेशेंट तो नहीं है या डायबिटीज का पेशेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर वो बीमार होगा तो यकीनन वो हादसे का शिकार होगा। दूसरी तरफ, और अनफॉर्चुनेटली ये हेल्थ मॉनिटरिंग नहीं है हमारे पास, दूसरी तरफ अनसेफ एक्ट्स हैं। अनसेफ एक्ट्स में ये है कि हम प्रॉपर ऑथराइजेशन के बगैर नेटवर्क को ऑपरेट करें, अगर हम इम्प्रॉपर टीएनपी यूज करें, अगर हम वर्किंग प्रोसीजर जो है या वर्किंग पोस्चर जो है, जो फॉलिंग हैजर्ड में मैंने आपको बताया, अगर वो ठीक ना हो, या हम हैजर्ड को आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट या कंट्रोल ना करें, पहले स्टेप में तो हमें एलिमिनेट करना है। दूसरे, अगर वो एलिमिनेटेबल नहीं है तो देन हमने उसे रिड्यूस करना है, कंट्रोल करना है। ये काम हमने नहीं किया, या हमने इम्प्रॉपर अर्थिंग की हुई है, या हमने वर्किंग एरिया की नॉन जोनिंग की हुई है, यानी हमने, जैसे आप देखें कि कोई गाड़ी खराब हो जाती है रोड के ऊपर तो हम 2, 4, 6 पत्थर या कोई ऐसी छोटी छोटी चीजें रख के बताते हैं कि जनाब अली आगे गाड़ी खराब है और आपने टर्न लेना है, लेन को स्विच करना है, और उससे आने वाला जो ड्राइवर है वो अलर्ट हो जाता है। तो हमें एरिया की जोनिंग करनी चाहिए, और अगर जोनिंग नहीं होगी तो जो पब्लिक है बिलखसूस उसे ये डेंजर हो सकता है। अगली स्लाइड पे जाइएगा। अच्छा, पीटीडब्ल्यू या परमिट टू वर्क के ये स्टेप्स हैं जो कि आप इंशाल्लाह जब फील्ड ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर, तो वो
दे विल कम टू नो कि हमें परमिट टू वर्क के लिए एप्लीकेशन देनी होती है, देन परमिट टू वर्क ग्रिड से इशू होता है किसी भी 11 के भी फीडर के ऊपर काम करने के लिए, और लाइनमैन और अंडर अ सुपरविजन एलएस लाइन सुपरिंटेंडेंट की सुपरविजन या एसडीओ की सुपरविजन या इवन एक्सियन की सुपरविजन में काम करते हैं साइट के ऊपर, एंड देन कैंसिलेशन ऑफ पीटीडब्ल्यू होता है। और हर एक टास्क का एक डिफाइंड टाइम होता है कि हमने 2 घंटे के अंदर लाइन पे ये काम करना है, ट्रांसफार्मर चेंज करना है, कंडक्टर की जॉइंटिंग करनी है, या कोई जंपर निकला हुआ है उसको हमने रिप्लेस करना है, वगैरह वगैरह। आगे चलिएगा जी। अच्छा, अब सेफ्टी कोड के अंदर नेपरा ने जो सेफ्टी पॉलिसी दी हुई है वो क्या है, इसमें जो पहली 2 लाइनें हैं वो पढ़ने के काबिल हैं कि नो ऑपरेटिंग कंडीशन और अर्जेंसी ऑफ सर्विस कैन एवर जस्टिफाई एंडेंजरिंग लाइफ ऑफ एनीवन, यानी कोई भी हालात पैदा हो जाएं, मैं अपने लाइनमैन की जिंदगी को खतरे में डालने का मजाज नहीं हूं। मैंने उसको तीनों हैजर्ड्स जो पहले मैंने आपको बताए हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन का, फॉलिंग और मैकेनिकल हैजर्ड, उन हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करके मैंने उस लाइनमैन को काम के ऊपर लगाना है। जो इलेक्ट्रोक्यूशन का हैजर्ड है वो कंट्रोलेबल हैजर्ड नहीं है, वो तो एलिमिनेट होगा। और वो कैसे एलिमिनेट होगा कि मैंने उस लाइन को ग्रिड से स्विच ऑफ करवाना है और दोनों अतराफ पे अर्थिंग करवानी है, तो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड तो एलिमिनेट होगा। बाकी फॉलिंग हैजर्ड और मैकेनिकल हैजर्ड अगर एलिमिनेट ना हो, पहली प्रायोरिटी तो ये है कि एलिमिनेट हो, लेकिन अगर एलिमिनेट ना हो तो उनको हमें कंट्रोल करना है, उनको रिड्यूस करना है, उनके मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करना है ताकि वो लाइनमैन के लिए हार्मफुल ना रहें। तो ये सारा कुछ करके मैंने लाइनमैन को या वर्कर को सिस्टम के करीब जाने देना है। अदरवाइज आई एम नॉट एंटाइटल्ड, आई एम नॉट परमिटेड कि मैं लाइनमैन की लाइफ को एंडेंजर करूं, और अगर मैं करूंगा तो फिर जाहिर बात है मेरे खिलाफ एक्शन होगा। वो एक्शन भी फिर रूल्स और रेगुलेशंस, वो एक अलग से एक पूरा चैप्टर है। सेफ्टी के प्रिंसिपल्स क्या हैं कि आपने जिस एरिया में काम करना है उस एरिया को काम से पहले, 1 दिन पहले, चंद घंटे पहले जाके देखें और वहां पे हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाइड हैजर्ड्स को एलिमिनेट करें, अगर वो एलिमिनेट नहीं हो सकते तो उन्हें कंट्रोल करें। अच्छा, फिर ये कि आपने इंजरीज से प्रोटेक्शन देनी, और जाहिर बात है नंबर डी जो है इंजरीज से प्रोटेक्शन, ये पहले 3 स्टेप्स से जुड़ा हुआ है। और अगर अल्लाह ना करे कोई इंजर हो जाता है तो उसकी इंजरी की सिवियरिटी को मिनिमाइज करना है हमें। इंजरी की सिवियरिटी को मिनिमाइज करने के लिए हमें फर्स्ट एड का बंदोबस्त रखना पड़ेगा। फर्स्ट एड जो है दैट शुड बी रेडी, और फर्स्ट एड का जो इक्विपमेंट है दैट शुड बी अवेलेबल इन द फील्ड। और अल्लाह ना करे अगर कोई इलेक्ट्रोक्यूट होता है, गिरता है, या किसी को कोई चीज लग जाती है गिर के, तो उसको फर्स्ट एड दे के और एकदम से हॉस्पिटल कैरी करके उसकी इंजरी को की सिवियरिटी को मिनिमाइज किया जाए। और फिर इन एक्सपीरियंसेस से को देख के, इनसे फायदा उठा के फ्यूचर अकरेंसेस ऑफ एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जाए। तो ये सेफ्टी प्रिंसिपल्स हैं जो कि पॉलिसी में नेपरा की तरफ से डिफाइंड है। आगे चलिएगा जी। अब ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो करंट का इफेक्ट है वो इस स्लाइड में दिखाया गया है कि अगर अप टू 1 माइक्रो एम्पेयर है तो ह्यूमन बॉडी में कोई सेंसेशन नहीं है, 1 to 8 है तो सेंसेशन ऑफ शॉक है, 8 to 15 मिली एम्पेयर है तो पेनफुल शॉक लगता है, 15 to 20 मिली एम्पेयर है तो लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल है, और 20 to 50 है तो स्वेयर मस्कुलर कंट्रैक्शन होगा, और 50 to 100 है तो पॉसिबल हार्ट अटैक भी आ सकता है, और 100 to 200 में श्योर हार्ट अटैक है, एंड 200 से ऊपर स्वेयर बर्न्स हैं। बर्न्स में फिर हमने देखा कि 3 तरह के बर्न्स हैं, एक सरफेस स्किन की बर्न करती है, एक मीडियम लेवल का बर्न है, और एक डीप बर्न है। तो ये फैक्ट्स हैं।
आगे चलिएगा जी। अच्छा, सेफ डिस्टेंसेस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स से सेफ रहने के लिए, महफूज रहने के लिए इसके अंदर है, और उसमें दो कैटेगरीज हैं, एक ट्रेंड पर्सनल के लिए यानी वर्कर्स के लिए, और दूसरा पब्लिक के लिए है। मसलन अगर 11 केवी की लाइन है तो ट्रेंड आदमी 1 फीट और जो अनट्रेंड है वो 3 फीट दूर रहे। 33 केवी की लाइन है तो 1.5 फीट ट्रेंड एंड 4 फीट अनट्रेंड आदमी रहे दूर। और इसी तरह अगर 132 की लाइन है तो 3 फीट दूरी है लाइनमैन के लिए और 8 फीट की दूरी अनट्रेंड लेमैन के लिए है। 220 केवी की लाइन से 4 फीट दूर रहे वर्कर और 10 फीट दूर रहे वर्किंग लाइन से, फंक्शनल रनिंग चलती हुई लाइन से 10 फीट दूर रहे लेमैन। इसी तरह से 500 के लिए 9 फीट एंड 15 फीट है। तो ये वो सेफ डिस्टेंसेस हैं जो कि हैं। मैंने एक चीज देखी है अनफॉर्चुनेटली कि पब्लिक एक्सीडेंट्स और जो हमारे वर्कर्स के एक्सीडेंट्स हैं ये ज्यादातर कैजुअल एटीट्यूड से होते हैं। हम कहते हैं जी कि ये लाइन हमें कुछ नहीं कहेगी, हम सेफ्टी को फॉलो नहीं करते, हम टीएनपी को, सेफ्टी के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, टीएनपी का प्रॉपर यूज नहीं करते, लाइनमैनों की हद तक हो गया, प्रॉपर सुपरविजन नहीं होती साइट के ऊपर। इसी तरह से अगर हम पब्लिक के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पब्लिक उसे इजी लेती है। एक लाइन जो छत के ऊपर से या घर के करीब से गुजर रही है उसको इजी लिया जाता है कि ये कुछ नहीं कहती। और हमने बड़े बड़े लॉसेस देखे हैं, फैमिलीज के लॉसेस होते हैं, बच्चे फौत हो जाते हैं, बड़ी एज के लोग फौत हो जाते हैं, एंड देन दे रियलाइज कि ये लाइन जो है इसमें तो मौत छुपी हुई है। अच्छा, ये एक लाइनमैन की तस्वीर मैंने दिखाने की कोशिश की है कि इसने तमाम जो पीपीईज या पीपीजीज है, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स, वो पहने हुए हैं। हेलमेट इसने पहना हुआ है ताकि ये हेड इंजरी से बच सके, ग्लव्स हैं ताकि ये इंसुलेट हो सके डायरेक्ट कांटेक्ट से, इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्ट कांटेक्ट से ये ग्लव्स इसे सेव करेंगे। बेल्ट पहना हुआ है इसने ताकि ये फॉलिंग हैजर्ड से बच सके, और शूज हैं ताकि ये फॉलिंग हैजर्ड से बच सके। तो आप देख लें कि इन तीनों के अंदर तीनों तरह के, चारों तरह के जो मैंने हैजर्ड्स बताए थे उनकी सेफ्टी मौजूद है। हेलमेट से आपको मैकेनिकल सेफ्टी मिलेगी, ग्लव्स से आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मिलेगी, और बेल्ट्स एंड शूज से फॉलिंग हैजर्ड आपको जो है उससे सेफ्टी मिलेगी। अच्छा जी, आगे चलें। अब विक्टिम अगर अल्लाह ना करे कोई, इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट होता है तो उस विक्टिम को हमें फर्स्ट एड की तरफ लेके जाना है। और सबसे पहले जो है वो ये कि उसे जो आपकी नेटवर्क है उसे आइसोलेट करना है आपने। अगर अल्लाह ना करे वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गया और कांटेक्ट में है लाइन के साथ, तो लाइन को बंद करना सबसे पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में उस विक्टिम तक एक्सेस करके, और अल्लाह करे कि वो जिंदा हो, उसकी सांस की बहाली जरूरी है। उसकी जो रेस्पिरेटरी, जो उसका एक सफोकेशन है, उसको खत्म करने की जरूरत है। और वो जाहिर बात है उसकी भी एक प्रोसीजर मौजूद है मेडिकल के अंदर कि उसकी सांस बहाल करनी, एंड देन वी हैव टू कैरी हिम और हर इवन टू दी हॉस्पिटल। आगे जाइएगा। इसमें आप देखें यहाँ पे एक टर्म यूज की हुई है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो है, सीपीआर, ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर है दैट कैन हेल्प सेव अ पर्सन्स लाइफ इफ देयर ब्रीदिंग और हार्ट स्टॉप्स। तो वो उसकी चेस्ट को प्रेस करके और उसके मुंह में फूंके मार के उसकी जो रेस्पिरेशन है उसको रेस्टोर किया जाता है ताकि कम से कम जिंदगी को महफूज कर लिया जाए, उसको जिंदा रखा जा सके। और ये फर्स्ट एड बॉक्सेस जो हैं वो सब डिवीजन के अंदर इमरजेंसी को मीट करने के लिए होते हैं। हबीब साहब, क्वेश्चन आंसर सेशन इसके साथ शुरू कर लेते हैं।
जी जी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी सर से। सर ये जो TNP इक्विपमेंट आपने कहा है, ये TNP क्या चीज़ है? ये कोई स्टैंडर्ड है या? ये TNP है टूल एंड प्लांट। ठीक ठीक सही। टूल एंड प्लांट के अंदर ग्लव्स हैं, हेलमेट है, बेल्ट है, शूज हैं, इवन सेफ्टी गॉगल्स हैं जो आंखों के ऊपर लगाई जाती हैं, आपकी चश्मे होते हैं ताकि कोई चीज आंखों में ना पड़ जाए। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने अभी करंट की कुछ वैल्यूज़ बताई थी कि अगर ये सेंसेशन जो है हमारी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है रेलेवेंट वैल्यूज़ के लिए। सर अक्सर कुछ जगहों पे वो करंट का हम ऐसा भी यूज़ करते हैं, कई दफ़ा टॉर्चरिंग सेल्स वगैरह में है कुछ सर वहाँ पर, लेकिन वो जो विक्टिम होता है जिसको करंट दिया जाता है सर, वो उस पर इस तरह का कुछ उसका रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं होता सर, तो उसका क्या रीज़न होता है? मतलब बड़ा इंटेंस करंट दिया जाता है लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं होता सर। बेसिकली करंट जो है ना, itself is nothing. करंट has to have a path to flow. और हर बॉडी की जो है वो आप यूं कह लें कि ह्यूमन के अंदर भी बॉडी टू बॉडी रेजिस्टेंस डिफरेंट है। तो एक मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है वो दो डिफरेंट इंसानों पे डिफरेंट इम्पैक्ट्स रख सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर, ये जो एक्सक्यूज मी सर। जी सर अभी आपने बताया था कि अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा लाइनमैन्स की डेथ हो गई थी, तो अवापडा जो ये इंश्योर करता है कि वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन देता है। तो सर अगर हम अवापडा अंडरग्राउंड वायरिंग यूज़ करें तो ये इन हादसात से बचाया जा सकता है ना, लाइनमैन्स को भी और बाकी लोगों को भी? जैसे बेटा सर इस्लामाबाद इस्लामाबाद के में कुछ अगर सेक्टर्स में यूज़ हुई है अंडरग्राउंड वायरिंग। बिल्कुल हुई है, इस्लामाबाद में अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, यानी इट इज ऑलमोस्ट 8 to 10 times more expensive than overhead system. तो उसमें आपका फाइनेंशियल बजट ड्रेन हो जाएगा सारा। अगर ओके सर। अगर पाकिस्तान फाइनेंशियली स्ट्रांग होता, हमने तरक्की की होती पिछले 30-40 साल में, तो हम ओवरहेड को अंडरग्राउंड में लेके जा सकते थे, लेकिन हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम ये काम कर सकें। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, इसी जी इंसुलेशन वगैरह नहीं कर सकते? वो थोड़ी कॉस्टली है या वो भी? इंसुलेट कर सकते हैं वो लाइनें जो कि लोगों के घरों के करीब से गुजर रही हैं, उनको उनके लिए हम स्पेशली केबल्स भी डाल देते हैं। अच्छा, इंसुलेटेड वायर्स भी यूज करते हैं। तो ये भी है हमारे पास, ऐसे हम करते हैं ताकि एटलीस्ट जो पब्लिक है वो सेफ रह सके, स्पेशली वो लोग जिनके घरों के करीब से तारें गुजर रही हैं। यहाँ पे मुझे एक बड़ी हैरत है कि पब्लिक बिलखसूस लाइनों के नीचे कंस्ट्रक्शन कर रही होती है, यानी अपने शॉपिंग मॉल्स और प्लाजाज, इवन स्कूल मैंने लाइनों के नीचे बनते हुए देखे हैं, बच्चों के घर बनते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप उस लाइन के साथ इन कांटेक्ट आए और आपको कुछ हो, या वो लाइन टूटे, आपके घर के ऊपर गिरे और आपके घर को जलाए। जरूरी नहीं है, अल्लाह ना करे ऐसे हो। अगर आप 132 या 220 500 केवी लाइन के नीचे कॉन्टिन्यूअसली रहते हैं घर में, तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैंसरस भी हो सकती हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को कैंसर होते भी देखा है, ब्लड कैंसर या स्किन कैंसर वगैरह। तो कोशिश करनी चाहिए कि लाइनों से, लाइन के नीचे या जो राइट ऑफ वे है उसके आसपास इर्द गिर्द जितना जहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आता है उससे बाहर मकान बनाए जाएं, शॉपिंग मॉल्स बनाए जाएं, स्कूल्स बनाए जाएं। तो ये पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है जो कि दे शुड फॉलो फॉर देयर ओन सेफ्टी। एक्सक्यूज मी सर सर। आपने भी बताया कि हमारे पास वर्कर्स तो चले वो गवर्नमेंट लेवल का मसला है, लेकिन सर जो मेडिकल का इशू है कि हर साल में कम से कम लाइनमैन के 2 दफ़ा मेडिकल लिए जाएं, तो वो तो एसको इस बारे में कुछ कह रहा है। आपने कहा कि उसमें हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसको करना नहीं चाहिए।
देखें बिल्कुल करना चाहिए। और अब जितना ये मसला बढ़ गया है ना, अच्छा मसला क्यों बढ़ा है? मसला इसलिए बढ़ा है कि एक तरफ आपका लोड बढ़ गया हुआ है, दूसरी तरफ नेटवर्क की हालत पुअर होगी। आप देखते होंगे अपने 11 केवी और ये 415 220 जो LT वायर्स हैं अपने गली महलों के अंदर, तो नेटवर्क बहुत ज़्यादा पुअर है और कॉम्प्लिकेटेड है। फिर हमारे सीनियर लाइनमैन रिटायर हो गए हैं। अच्छा, नई इंडक्शंस हुई नहीं क्योंकि सारा मामला पॉलिटिसाइज्ड है, और जब तक ये पॉलिटिकल बैन्स नहीं हटते नई इंडक्शन नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को डायरेक्ट इंडक्शन की इजाज़त नहीं दी जा रही मिनिस्ट्री की तरफ से। उसकी वजह से जो फील्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, लाइनमैन कम है। तो वर्क का एक स्ट्रेस है जो हमारे लाइनमैनों के ऊपर मौजूद है, जिसकी वजह से ये हादसात या ये खतरात जो हैं ये उनके सर पे मंडलाते रहते हैं। अच्छा, अब जितने भी नुकसानात हो रहे हैं, सुने, जितने भी नुकसानात हो रहे हैं इनमें जिस तरह से मामला आप कह लें कि पॉप अप हुआ है, तो जो सेफ्टी डायरेक्टरेट आईएसको के अंदर और हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में बना है, उसमें एक हेल्थ मॉनिटरिंग सेल भी बनेगा इंशाल्लाह। और हेल्थ भी लाइनमैनों की वॉच होगी और होनी चाहिए। और अगर हेल्थ ठीक होगी तभी दिमाग काम करेगा, और दिमाग काम करेगा तो वो लाइनमैन सेफ्टी मेजर्स लेगा। तो इंशाल्लाह वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट फाइनली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन ये था कि जो हमारे पास आईएसको की तरफ से एक जो मैंने चीज नोटिस की है वो ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं वो काफी लॉन्ग लेंथ की हैं। एक तो उसकी वजह से जो है उनका जो आम पब्लिक है उससे ज्यादा इंटरेक्शन भी है, और जिसकी वजह से जहाँ पे आप वो लाइन मतलब कंज्यूम कर रहे हैं लोग लोड, वहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की। जी ठीक है, ठीक है। तो सर आईएसको को इसके लिए कोई इकदाम वगैरह नहीं करने चाहिए? बेटा कर रही है इसको एकदम। हम हमारा जो प्लानिंग विंग है ना, वो मॉनिटर करता है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। जहाँ पे लो वोल्टेज की इश्यूज हैं, जहाँ पे ओवरलोडिंग की इश्यूज हैं, जो लाइनें ज्यादा ट्रिप होती हैं और उनकी एज बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है, इन सारे इश्यूज के तहत सिस्टम के ऊपर जो हमारे पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनमें से हम स्पेंड करते हैं, और नए फीडर्स बनते हैं। पुराने फीडर्स की रिकंडक्टिंग होती है और सिस्टम में बेहतरी लाई जाती है। और हमने देखा है कि वोल्टेज भी बेहतर होता है, टेल एंड के ऊपर वोल्टेज बेहतर होता है। बहुत सारे लोगों की फोन आते हैं गर्मियों में कि हमारा एसी वोल्टेज कम होने की वजह से नहीं चल रहा। तो ये इश्यूज एलिविएट होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, एंड आईएसको इज फोकस्ड ऑन इट, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन बजट। एक्सक्यूज मी सर, सर अभी आपने बताया था कि जो आम लोकल हमारे जो लेमैन है वो हाई टेंशन के नीचे कंस्ट्रक्शन कर रही होती है, और सब कुछ जो है 11 kV या जो भी इनकी एक हाई वोल्टेज तार जा रही है और उसके नीचे लाइन के नीचे वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सर मैं पर्सनली इस चीज़ का विटनेस हूँ कि मैंने मतलब देखा है कि रेजिडेंशियल एरिया ऐसा बना हुआ बहुत बड़ा जो कि हाई टेंशन के नीचे से है, और मतलब जो पावरफुल लाइन के नीचे से जा रहा है या बना हुआ है। सर फिर इस तरह के सिचुएशंस में जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं सर, फिर उनकी क्या अप्रोच होती है? क्योंकि अगर वो तोड़ेंगे उन घरों को तो फिर वो उनका वो दूसरा इंटरेस्ट में आ जाता है सर, और अगर दूसरा तार हम वहाँ से नहीं लेके जा सकते क्योंकि अगर वहाँ से मूव करेंगे तो बाकी सारा एरिया अफेक्ट होता है। तो सर इस तरह की सिचुएशन में फिर सर्विस प्रोवाइडर की क्या अप्रोच होती है? बेसिकली अगर एक लाइन बनी हुई है तो उसके नीचे कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है, कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है। अब लेकिन लोग जिद करते हैं, हम उन्हें नोटिस सर्व करते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन ना करें, पुलिस को नोटिस सर्व होता है, लेकिन वो लोग चोरी छुपे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं रातों रात, दिन में पहले बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, फिर उसके ऊपर छत डाल लिया। तो उसका बेसिकली उसकी फिर यही है कि वो लाइन को वहां से डाइवर्ट किया जाए, और हम अपने खर्चे के ऊपर इन हैजर्ड रिमूवल के लिए
लाइनें भी डाइवर्ट करते हैं 11 केवी की, इवन ट्रांसमिशन लाइनें भी डाइवर्ट हुई हैं, 132 केवी लाइंस भी पब्लिक की बिल्डिंग्स के ऊपर से डाइवर्ट हुई हैं ताकि वो सेफ रहें। इसका सलूशन तभी मुमकिन है जब पब्लिक अपना खुद ख्याल रखे, और जैसे मैंने कहा कि अगर लाइन टूट के ना भी गिरे तो इसका विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो अगर ये लोग अवेयरनेस इनको नहीं आती और ये केयर नहीं करते तो इनके लिए अपने लिए खतरा है। बाकी नोटिसेस सर्व किए जाते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के ना करें, लोगों के साथ मीटिंग्स होती हैं और उनको अवेयरनेस दी जाती है अगर वो मान जाएं। और तीसरा ये कि आइस्को और सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अपने खर्चे करके भी लाइनें डाइवर्ट करती हैं अगर मुमकिन हो, लेकिन अगर हाईली कंजेस्टेड एरिया हो तो फिर डाइवर्जन नहीं मुमकिन और उन लोगों को कॉन्टिन्यूसली उस हैजर्ड के नीचे रहना पड़ता है। सर जी बेटा। सर ये जो वापडा वाले होते हैं मतलब सेफ्टी इंश्योर करते हैं, लेकिन जब ये मीटर्स लगाते हैं तो टावर पे एक टावर पे 10-10 12-12 मीटर्स लगे हुए होते हैं और जो घरों की तारें होती हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मर्ज होती हैं। तो एक दफ़ा हमारे इलाके में एक तार गिरी जिसकी वजह से बच्चा फौत हो गया था। तो ये अलग अलग क्यों नहीं लगाते? बेटा देखें, पोल एक है, उस पोल से 20 या 30 लोगों को अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है 30 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को, तो अलग अलग लगाना मुमकिन नहीं है। उसमें यह है कि सिस्टम बेहतर किया जा सकता है, अगर सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो सिस्टम बेहतर किया जा सकता है। दूसरा ये कि अपने बच्चों का ख्याल भी रखना चाहिए। बच्चों को आजकल तो आप देखें कि किडनैपिंग कितनी बढ़ गई हुई है, तो बच्चों को केयरलेसली बाहर छोड़ देना और उन्हें किसी भी गाड़ी या किसी इलेक्ट्रिसिटी वायर या किसी किडनैपर के उस हैजर्ड के ऊपर छोड़ देना, ये माँ बाप की भी गलती है, आई वुड से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अच्छा वालेकुम सर, सलाम। आपने अभी बताया कि लोग जो है हैवी ट्रांसमिशन लाइन के नीचे अपना घर बना रहे हैं। सर घरों का तो चलो हम कहते हैं कि आम आवाम की गलती है कि उनको नहीं बनाना चाहिए सर, लेकिन कुछ इलाकों में इस तरह आता है कि सर हैवी ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही होती है लेकिन वो दरख्तों के अंदर से गुजर रही होती है, ठीक है। और कुछ अक्सर इलाकों में से इस तरह होता है कि दरख्तों को आग लग जाती है उसकी वजह से। तो जिस तरह ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है सर उसकी गलती है, तो फिर उसको कैटर क्यों नहीं करता फिर इस चीज़ के? ये मेंटेनेंस का इशू है कि दरख्त जब जूं ही ट्री ग्रो करके और एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर आए लाइन से, तो उसकी ट्रिमिंग होनी चाहिए, उसे काटा जाना चाहिए। और इसमें 2-3 चीजें, स्टाफ हो आपके पास पूरा, सब डिवीजन का एरिया कितना ज्यादा है, कहीं एरिया ज्यादा है और स्टाफ कम तो नहीं है, नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है और स्टाफ कम तो नहीं है। और तीसरी चीज ये है कि क्या केयरलेसनेस तो नहीं है कि स्टाफ भी मौजूद है, एरिया भी मुनासिब है, लेकिन वो अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं कर रहे, वो अपनी ड्यूटीज अपने फ्राइज को सर अंजाम नहीं दे रहे। तो ये इश्यूज सारे हो सकते हैं। और अगर दरख्त कहीं भी हो घुसा हुआ किसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, तो वो ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स दोनों के लिए बड़ा खतरा है, बिलखसूस रेनी कंडीशंस में कि जब बारिश होती है तो पानी की एक लेयर दरख्त के ऊपर बन जाती है और उस पानी की लेयर वाटर लेयर्स में के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होके ग्राउंड होती है। अगर उस दरख्त के साथ कोई इंसान या एनिमल इन कांटेक्ट आता है तो उसकी जान जा सकती है। एक्सक्यूज मी सर, सर अभी जिस तरह आप बता रहे थे कि वो अंडरग्राउंड वायरिंग हम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते अभी। सर अभी रावलपिंडी में ख़ास तौर पर सर ये जो मरी रोड का एरिया है सर, इसमें अंडरग्राउंड वायरिंग आपको सर आइडिया है, अच्छा तरह से मेरे से ज़्यादा पता होगा सर, कुछ एरियाज़ में है। तो सर वो उसमें अभी रिसेंटली, बल्कि मैं खुद इस चीज़ का पर्सनल विक्टिम हूँ कि कुछ फॉल्ट आया था जिसकी वजह से पूरा महीना हमें सफ़र करना पड़ा, 15-15 घंटे की भी लोड शेडिंग हुई। तो सर हमने जब रब्ता किया अपने कंप्लेंट सेल में जाके और डिफरेंट ऑफिसर से जब बात की, तो उन्होंने ऐसा हमें गाइड किया कि पानी बारिशें हो रही हैं तो पानी आता है तो उसकी वजह से फॉल्ट आया था। सर वो मुझे चीज़ सही से समझ तो नहीं है अभी आज तक भी।
लेकिन सर ऐसा क्या पॉसिबल वे हो सकता है कि अगर हम अगर बेशक जल्दी शॉर्ट पीरियड के अंदर भी हम लोग अगर अंडरग्राउंड वायरिंग किसी जगह पे करना चाहते हैं या अगर गवर्नमेंट हमें कहती है कि करें, तो सर क्या ऐसा बेस्ट पॉसिबल भी है कि हम फॉल्ट को कम से कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें, कि ऐसा कोई मेजर लें कि फॉल्ट कम से कम देखें, मैं आपकी बात मुझे समझ आ गई है। देखें, ओवरऑल से इसमें दो जवाब हैं। ओवरऑल एक तो ये कि सिस्टम चाहे ओवरहेड है चाहे आपका अंडरग्राउंड है, उसकी अगर टाइमली और प्रॉपर मेंटेनेंस हो तो फॉल्ट लेवल कम हो जाता है। इक्विपमेंट अच्छा यूज हो, मसलन कंडक्टर, इंसुलेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, इनकी क्वालिटी ठीक हो तो फॉल्ट रिड्यूस हो सकता है। अच्छा, अब अंडरग्राउंड के अंदर जो फॉल्ट की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली हुआ ये है कि रावलपिंडी के एरियाज में जब हम केबल ले करते हैं, वैसे भी कहीं भी केबल जब ले करते हैं तो ट्रेंचेस में करते हैं। अब जब बारिश होती है तो ट्रेंच में पानी भर जाता है, वो पानी प्रॉपरली ड्रेन नहीं होता। मरी रोड के एरिया के अंदर स्पेशली ये इशू है कि वो पानी और वो मड, वो कीचड़ ड्रेन नहीं होता उनमें से। और जहां भी केबल की जैकेट जो ऊपर उसके इंसुलेशन होती है, वेदर जैकेट, वो ब्रोकन होती है या लीक्ड होती है, क्रैक्ड होती है, उसमें पानी जाता है और वो केबल फॉल्टी हो जाती है, बर्स्ट कर जाती है। उस केबल को फिर उस पानी के अंदर, कीचड़ के अंदर ट्रेस करना, उसे वहां पे जाके उस केबल को जॉइंट लगाना, तो ये इट टेक्स आवर्स एंड आवर्स, 15-15, 20-20 घंटे। तो असल इशू ये है। तो जो वजह है वो ये हुई कि इन्होंने ट्रेंचिंग अच्छी नहीं की। ट्रेंचेस ऐसी होती कि उनमें से पानी ड्रेन हो जाता, उनमें पानी खड़ा ना होता, केबल लेंग की क्वालिटी अच्छी होती और केबल जो है उसमें पानी, जारी बात है वहां पे खड़ा नहीं होगा तो पानी के केबल में जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो फॉल्ट कम हो जाते। तो ये बेसिक इशू है, यानी कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइनिंग प्रॉपर नहीं हुई केबल की, ट्रेंचेस की। सर अगर इन द मेन टाइम अगर हम फॉल्ट ट्रेस कर चुके हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो सर जिस तरह आपने अभी गाइड किया कि 15 आवर्स तक भी लग सकते हैं सर, तो जो हमारा एंड यूज़र है जिसको अभी वो यूज़ करना चाहिए, तो सर हम उनके लिए फिर क्या पॉसिबल वे सोल्यूशन होता है कि हम उनको उनकी आसानी कर सकें ताकि कम से कम हम उनको सफ़र करवा सकें? सर बेटा, इसमें ये है कि हमें ट्रेंचेस में पानी के ड्रेनेज का बंदोबस्त करना चाहिए। जो बेसिक चीज है वो यही है, क्योंकि अभी रेनी सीजन गुजरा है। अगले रेनी सीजन में आप देखिएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर फिर यही होगा। तो हमें वाटर के ड्रेनेज का बंदोबस्त करना चाहिए हमें ट्रेंचेस में से। और नई ट्रेंचेस अगर हम बनाएं तो उन्हें प्रॉपर बनाएं, जैसे दुनिया केबल लेइंग करती है उस तरह से केबल लेइंग हो, प्रॉपर ट्रेंचेस हो, उनमें पानी ना खड़ा हो, उनमें से ड्रेनेज हो सके। और अगर कोई केबल फॉल्टी होती है तो ट्रेंचेस ऐसी हों कि उस फॉल्टी केबल को ट्रेस करना और उस तक एक्सेस करना आसान हो। तो ये सारी चीजें हो तो टाइम जो फॉल्ट का है वो कम किया जा सकता है। जो एग्जिस्टिंग जो आपका इशू है, इसमें लोकल जो हमारी सब डिविजन्स एंड डिविजन्स हैं, इन्हें वाटर ड्रेनेज का बंदोबस्त करना चाहिए। ऐसी मोटर्स ले लें कि ये लगाएं और उसमें से पानी को जो है वो निकाल के बाहर फेंका जा सके, ताकि पानी वहां पे रुके कम और केबल के डैमेज के चांसेस कम हो सकें। डी वाटरिंग जो है वो उसे उसका बंदोबस्त किया जाना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन के पूछना ये था कि जो HVDC का जो ट्रांसमिशन लाइंस में कॉन्सेप्ट आ रहा है न्यू, तो सर उसमें सेफ्टी पैरामीटर्स कहाँ लाया करते हैं? देखें, HVDC बेसिकली हमारे ये जो लाइन आ रही है ना आपकी खानखोड़ और इस साइड से, जो ये मानसेरा वाली साइड से एक HVDC लाइन आ रही है जो कि 1000 kV के ऊपर होगी। एक लाइन आ रही है हमारे सिस्टम में जो कि ये संगजानी ग्रिड, जो 220 kV संगजानी ग्रिड है, ISPR इसे हम कहते हैं, इस्लामाबाद पेशावर रोड ग्रिड। तो इसके ऊपर जो है वो टर्मिनेट होगी लाइन। अब इसके सेफ्टी पैरामीटर, अच्छा, इसमें दो ही कंडक्टर्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, और पावर फ्लो करती है।
इस लाइन की इम्पिडेंस नहीं होती, सिर्फ रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि डीसी है तो डीसी में रिएक्टिव कंपोनेंट तो जीरो होता है, तो सिर्फ रेजिस्टेंस होती है। इम्पिडेंस का रिएक्टिव कंपोनेंट ना होने की वजह से इस लाइन के लॉसेस भी कम होते हैं। लॉसेस कम होते हैं तो इस पे फॉल्ट बनने के चांसेस कम होते हैं। जब फॉल्ट बनने के चांसेस कम होते हैं तो फिर सेफ्टी है, क्योंकि लाइनमैन हैजर्ड की तरफ कम एक्सपोज होता है और उसके अनसेफ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो HVDC का ये फायदा है। सर अंडरग्राउंड सिस्टम के केस में किस तरह की प्रिकॉशंस होंगी? अंडरग्राउंड में भी अगेन लाइनमैन को जो अपनी सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस लेनी है वो यही है जो कि ओवरहेड में ली जाती हैं। उसने अपने माजी के एक्सपीरियंसेस को यूज करना है, उसने TNP को प्रॉपर यूज करना है, उसने कैजुअल नहीं होना। हम देखते हैं कि हम कैजुअल हो जाते हैं, हम पाकिस्तानी कैजुअल हो जाते हैं, हम चीज को सीरियस नहीं लेते। तो ये जो कैजुअल बिहेवियर है, सीरियस ना लेना है, खतरे को जो है वो लिफ्ट ना करवाना, खतरे को खातिर में ना लाना, ये चीजें जो हैं, जब ये माइंडसेट हमारा चेंज होगा तो हादसात में कमी आएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपसे सर जिस तरह हमारे इधर आप देखें कि जो सी लाइन जा रही हैं 11 किलो वोल्ट वाली भी, और जो सी हम लोग वोल्टेज ड्रॉप करते हैं ट्रांसफार्मर से पास करने के बाद, सर मतलब हमारे पाकिस्तान में थोड़ा जुगाड़ वाला सिस्टम थोड़ा ज़्यादा है कि घर बनाने वाले वो ये नहीं देखते कि लाइन किधर से जा रही है, और लाइन गुजारने वाले भी नहीं देखते कि घर पास से जा रहा है, पैसे थोड़ा सा बचाने के लिए। तो सर इसमें जिस तरह हमारे ग्रिड स्टेशन हैं उनमें भी वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, पीछे से 300 से ऊपर की आ रही होती है किलो वोल्ट। तो सर इस केस में मतलब कोई ख़ास फिक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई ख़ास डिस्टेंस का कोई दिया हुआ नहीं है लोगों को प्लानिंग का कि इतने जी बेटा डिस्टेंस दिया हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसके अंदर दिया हुआ डिस्टेंस कि आपने जो 415 वोल्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर है उससे कितने दूर, मैक्सिमम कितने दूर आपने घर बनाना है या बिल्डिंग बनानी है, 11 kV से कितने दूर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, 132 kV लाइन से करनी है, वो चीज़ें मौजूद हैं। और जब कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो हम जो नोटिस सर्व करते हैं उस बंदे को कि आप ना बनाएं, उसे वार्न करते हैं। उस नोटिस के अंदर वो डिस्टेंसेस लिखे होते हैं, लेकिन पब्लिक जाहिर बात है वो उसको ओवरलुक करते हैं, उसको कैजुअल लेते हैं या उसको वो इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो अनसेफ हो जाते हैं। हेलो, किसी का क्वेश्चन है तो पूछे, फिर इसको वरना सेशन एंड करते हैं। जी sir, I think so there is no question right now, and thank you very much for your time and patiently answering all the questions raised by the audience. तो sir thank you very much, inshallah hope to see you again inshallah. बहुत शुक्रिया जी, and thank you all जी, बहुत शुक्रिया। Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।